सैफ दवाखाना जब अपने फुल मोमेंटम में था तो कितनी ब्रांचेस हैं? 50 से ज्यादा ब्रांचें जो है वो बैक वक्त भी काम करती रही। मैं उसका नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि खुद अपना तारफ हवा बहार की है। क्या कामयाबी का फार्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या था वो फार्मूला? काम को इबादत समझ कर करें। जब इल्म हासिल हो जाता है तो बड़ी बड़ी तनी हुई गर्दनें उस इल्म वाले आदमी के आगे सरनगू हो जाती हैं। एलोपैथिक या तिब्बे यूनानी, तो कौन सा आपकी राय में कौन सा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है? हमारा जितना मुल्क का एक्सपोर्ट है शायद उससे ज्यादा इंडिया हर्बल अद्वियात दुनिया को भेज रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। एक और हेल्थ की एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो गुज़श्ता 4 दहाइयों से जो यूनानी तिब है उसके साथ वाबस्ता हैं, और पाकिस्तान की अगर हम हिकमत की दुनिया की बात करें तो बहुत बड़ा नाम है। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम सैफुल्लाह खोकर। आप उनको सैफ दवाखाना के रेफरेंस के साथ भी जानते हैं। तो आज हकीम साहब के साथ हम गपशप लगाएंगे, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ नुस्खाजात आपकी खिदमत के सामने रखेंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो चलते हैं हकीम साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मसूद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का एहसान करम। हकीम साहब, मुझे याद है कि मैं छोटा सा था जब हम आपके इश्तिहारात देखते थे, आपके हम डिफरेंट टीवी चैनल्स, पीटीवी पे आपके प्रोग्राम्स देखते थे, फिर अखबार में आपके आर्टिकल्स पढ़ते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके रूबरू बैठा हूँ। तो अगर मैं आपसे हकीम साहब ये जानना चाहूँ कि 4 दिहाइयाँ आपने हिकमत में गुजारी हैं, तो अगर जो आज की जनरेशन है, अगर उनके लिए मैं तारुफ़ करवाना चाहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें अपना एक छोटा सा तारुफ़ करवा दें कि हकीम सैफुल्लाह खोकर कौन है? जी शुक्रिया मसूद साहब, आपने इस अंदाज में मेरा इंट्रो करवाया। परवीन शाकिर का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि मैं उसका नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि खुद अपना तारफ हवा बहार की है। वाह वाह वाह, क्या बात है! सर असल में अल्लाह ताला का फरमान है कि जब मैं किसी बंदे पे खुश होता हूँ तो उसे माल और दौलत देता हूँ, जब और ज्यादा खुश होता हूँ तो उसे औलाद अता करता हूँ, लेकिन जब किसी बंदे पे खुशी की इंतहा कर देता हूँ तो उसे इल्म और हिकमत अता करता हूँ। अल्लाह ताला का एक सफाती नाम अल हकीम भी है, बिल्कुल। और ये उसका बेपाया लुत्फ़ व करम है कि इस नाम के साथ हमारी निस्बत है। मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि क्योंकि पूरी जिंदगी इंसान की हकूक़ व फ़राइज़ पर ही, ये एक हकूक़ व फ़राइज़ का ही ताना बाना है जिस पर पूरी इंसान की जिंदगी मुश्तमिल है। तो मेरी कोशिश रहती है कि बीइंग एज ए ह्यूमन, मुआलिज होने के नाते, मुसलमान होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे तरीके से पूरा करें। और मेरा ख्याल है लाखों के हिसाब से अवाम उन्नास इस चीज की गवाह है कि हमने 40 साल से ज्यादा वक्त इस शोबा तिब में जिस तरह बेलौस अवाम उन्नास की खिदमत की है, इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात। हकीम साहब, 40 साल बहुत लंबा अरसा होता है। 4 दिहाइयाँ, 3 नस्लें जवान हो जाती हैं इन 40 सालों में। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? अगर शौक़ था, घर में कोई ये सिलसिला था, ख़ानदानी सिलसिला था, या आप इस साइड पे कैसे आए? कब कब आपने सोचा कि मुझे हिकमत की दुनिया में जाना है? जी इस तरह है कि बेसिकली तो हमारा ख़ानदान
आबाई तौर पर काश्तकार फैमिली से ही तल्लक है, जो जिम्मेदारी करते हैं, खेती बाड़ी का ही काम होता है। मैंने मैट्रिक हाई फर्स्ट डिवीजन डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से किया, FSC भी शेखुपुरा कॉलेज से की। उसके बाद मैं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इसके लिए सरगोदा में दाखिला लिया, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में। इससे पहले हमारे खानदान में कोई भी बंदा शोबा तिब के साथ वाबस्ता नहीं था। ये एक अजीब सा वाकया हुआ कि जब मैं आखिरी सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा था तो मुझे मैदे में कुछ मसला हुआ जो दिन ब दिन बढ़ रहा था। छोटे मोटे उसके काफी इलाज हुए, कोई 2-3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी मिला। उन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट के बाद मुख्तलिफ अद्वियात, मुख्तलिफ इंजेक्शन, मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ, लेकिन वो मसला दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन मेरे भाई साहब कहने लगे, मेरे बड़े भाई, के हमारे वहाँ पे एक हकीम साहब हमारे वो कस्बे के पास ही मत फरमाते थे, तो वो उनसे हमारे खानदानी मरासम थे, घरेलू उनके साथ हमारा आना जाना। तो वो कहने लगे कि यार इनसे भी काफी लोग ठीक होते हैं। मैं उससे पहले कभी भी जो है वो ये तिब वाली बातों पे मुझे जो है ना यानी इस पे कोई खास यकीन भी नहीं था, और इससे जो है ना वो मुझे लगता था कि एलोपैथिक इलाज ज्यादा बेहतर है। तो मैं बेदिली के साथ उनके साथ चला गया, तो उन्होंने मेरा मसला सुना, नब्ज देखी, उसके बाद मुझे बिल्कुल मुख्तसर सी दवाइयाँ दी 3 दिन के लिए। तो वो पहले मेरे ज़हन में था कि इनको इधर उधर फेंक देंगे, लेकिन फिर इत्तेफाक से मैंने वो रात को दवाई इस्तेमाल की। सुबह तक मैं बहुत बेहतर हालत में था, और 3 दिन दवाई खाने के बाद हम दोबारा उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि अब आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। और वाकई मुझे फिजिकली लग रहा था कि किसी दवाई की जरूरत नहीं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि यार ये बड़ा मौसर तरीका इलाज है। मैं हजारों रुपया खर्च कर चुका था उस वक्त, लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं था, मर्द में इजाफा होता चला जाता था। तो मैंने उनसे पूछा कि भी मुझे था क्या ये मसला। उन्होंने कहा कि जी आपकी अंधड़ियों पे सोजश और छोटे छोटे जख्म थे, जिस वजह से आप कुछ खा पी भी नहीं सक रहे थे, और ये काफी मसला गंभीर सूरत इख्तियार कर चुका था। तो वो 3 दिन में ये मसला जब हल हुआ, तो मैंने ये सोचा कि ये तरीका इलाज तो बड़ा मौसर है। तो मैंने हकीम साहब से पूछा कि ये हकीम बनता कैसे है। उन्होंने कहा कि जी इसके लिए मुख्तलिफ तिबिया कॉलेजेस हैं। मैंने पूछा कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। तो उन्होंने फरमाया कि सबसे अच्छा कॉलेज तो पाकिस्तान में तिबिया कॉलेज लाहौर है, जो बड़े सगीर पाको हिंद का सबसे पुराना कॉलेज है। तो मैंने कहा कि अगर मैं उसमें दाखिला लेना चाहूँ तो उसका क्या तरीका कार है। उन्होंने फरमाया कि वहाँ जो प्रिंसिपल है मेरे दोस्त हैं, तो इस वक्त वो दाखिले नहीं हो रहे, कुछ 3 महीने बाद दाखिले शुरू होंगे, तो उस वक्त आप मुझे बताइएगा, मैं दाखिला वहाँ पे करवा दूंगा। वो मैंने इंतजार किया, लेकिन इस दौरान मेरा उनके साथ उठना बैठना रोजाना की बुनियाद पे मुझे दिलचस्पी होने लगी कि भाई ये कैसे इलाज होता है, किस तरीके से, और रोजाना मैं उनके पास बैठने लगा, जिससे मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। 3 माह गुजरते पता भी नहीं चला, फिर दाखिले खुले, वो मेरे साथ तशरीफ लाए और मुझे तिबिया कॉलेज लाहौर में दाखिला मिल गया।
مہینے بعد کلاسیں شروع ہوئی ہوں اور پھر ڈے بائی ڈے میرا شوق بڑھتا چلا گیا. ہوں تو یہی عرض ہے کہ میں طبیہ کالج لاہور سے پڑھا ہوں اور اس کے بعد پھر مسلسل ہوں اسی شعبے میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اچھا حکیم صاحب، پہلا مطلب کہاں بنایا اور کیسے بنا؟ جی پہلا، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھیں تو تھریٹیکلی علم تو وہاں کافی سکھایا جاتا ہے لیکن پریکٹیکل علم کم ہوتا ہے. تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ دوران تعلیم ہی مجھے بڑے نامور چند حکماں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. میرے جو کالج سے ہٹ کر استاد حکیم اصغر علی صاحب جن کا تعلق امرتسر انڈیا سے تھا، ان کے آباء و اجداد وہیں سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ ان کو جبار رحمت میں جگہ دے. تو ان کے ساتھ اتفاقیہ ملاقات ہوئی اور میں نے کالج میں پڑھنے کے بعد جب کالج سے فارغ ہوتا تھا تو اس کے بعد ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا، ان کی شاگردی میں کام کرنے کا موقع ملا، جس کے ساتھ پھر پریکٹیکلی مجھے جو ہے نا وہ کافی چیزیں جو ہے نا ان سے آگاہی حاصل ہوئی. اچھا، اس میں حکیم صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ سینہ بس علم، سینہ جو علم ہوتا ہے طب میں وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. تو کیا اس طرح کی بھی کوئی سلسلہ رہا استاد کے ساتھ؟ کوئی اس طرح کے تعلقات بھی تھے کہ جو ایک روحانی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی ہوئی؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جتنے بھی وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ علم ہمیشہ گردن جھکا کر حاصل کیا جاتا ہے، لیکن جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی تنی ہوئی گردنیں اس علم والے آدمی کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہیں. تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ کالج میں بھی بڑے نامور حکماں پڑھانے والے موجود تھے، لیکن پریکٹیکلی بھی ایسے لوگ شاید جو اب بہت کم ہیں جن کا شاگرد ہونے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا، ان کی خدمت کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ ادروائز ہزاروں لاکھوں لوگ فارغ التحصیل تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ شاید پراپر وہ طب کے شاید اسرار و رموز سے اتنے آگاہ نہیں. اور پھر یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اساتذہ کی جتنی آپ خدمت کرتے ہیں تو پھر اتنا وہ زیادہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا نوازتا ہے. سینہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھول دیتے ہیں آپ کے سامنے. وہ اپنے بڑے جو ہے وہ قیمتی نسخہ جات بھی آپ کے سامنے پھر وہ. تو پہلا مطلب کس شہر میں بنایا؟ جی میں چونکہ طبیہ کالج لاہور میں پڑھ رہا تھا تو اتفاق سے حکیم اصغر علی صاحب بھی لاہور میں مطلب فرما رہے تھے، تو میں کالج سے چھٹی ہونے کے بعد پھر وہ وہاں مطلب پہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی بیٹھتے تھے آپ. تو ایک دور تھا کہ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ سیف دوا خانہ موجود تھا. تو یہ منازل کیسے طے ہوئیں؟ اس طرح ہے کہ جیسے میرے حکیم محمد سعید ہمدرد والے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جبار رحمت میں جگہ دے، تو میرے ذہن میں اسی طرح کا ایک تصور تھا جیسے ہم دادے ادارے کو وہ لے کے چل رہے تھے اور پاکستان میں طب کی بقا ارتقاء کے لیے حکیم سعید رحمت اللہ علیہ ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بے پایا اس حوالے سے خدمات سر انجام دی ہیں. تو وہ چونکہ میرے رول ماڈل تھے تو اسی طرح سیف دوا خانے کا پھر راول پنڈی سے میں نے باقاعدہ انڈیپینڈنٹ جب اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کے بعد یہ وہاں سے اس کا آغاز کیا اور پھر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اس کے
मतलब जो है वो कायम किए, जिसमें मेरे साथी बड़े जो अपने इल्मी हवाले से बड़ी भरपूर सलाहियत अच्छा काम करने की रखते हैं, तो वो उनके साथ फिर जो आगे इसी तरह हमने इस सैफ दवाखाने को लेकर आगे बढ़े। सैफ दवाखाना जब अपने फुल मोमेंटम में था तो कितनी ब्रांचेस थी? हमने तो तकरीबन ये कोई 50 से ज्यादा ब्रांचें जो है वो बैक वक्त भी काम करती रही। अच्छा हकीम साहब, बहुत से लोग पाकिस्तान में कारोबार शुरू करते हैं और फिर या वो कारोबार चलाने के लिए भी एक प्रॉपर मनसूबाबंदी चाहिए होती है। तो मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे तकरीबन 20 के करीब मैंने देखे जो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जो बड़ी बड़ी शख्सियात ने आपको दिए, उसकी तस्वीर भी हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो क्या कामयाबी का राज था कि माशाल्लाह एक ब्रांच से शुरू होके 50 ब्रांचेस बनाना, फिर वहाँ पे अपनी जो एक प्रोडक्ट रेंज थी आपकी वो बहुत ज़्यादा थी। तो क्या कामयाबी का फार्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या था वो फार्मूला? देखिए, सबसे पहले कामयाबी का जो है ना वो बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला की करम नवाजी सबसे बड़ी बात है। उसके बाद ये है कि आपकी अपने काम के साथ कमिटमेंट हो, आप अपने काम के साथ मुखलस हो और अपने काम को इबादत समझ कर करें, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। हकीम साहब, आपने ज़िक्र किया कि आपकी जो स्टोरी है हिकमत की तरफ आने की, वो आपने एक मर्ज़ का ज़िक्र किया कि अंतड़ियों की सोजिश थी। तो बाद में जब आप ख़ुद हकीम बने तो क्या आपने उस पर कोई रिसर्च वगैरह की कि उसकी क्या वजूहात क्या होती हैं, अंतड़ियों के साथ सोजिश क्यों आती है? असल में ये अंतड़ियों में ये मैदे के जितने भी मसाइल हैं इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। कभी इसकी वजूहात नाक़िस पानी हो सकता है, नाक़िस खाने हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। हर मर्ज़ की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये मरीज़ को देखने के बाद पता चलता है कि इसकी मर्ज़ की क्या वजूहात हो सकती हैं, इसका तर्ज ज़िंदगी क्या है, और उस बंदे से जो है ना वो आप उसकी हिस्ट्री भी पूछते हैं कि भी जो वो बंदा जिस तरह का उसकी अगर अमूमी वजूहात की बात करें तो वो क्या क्या होती है? इसमें पानी और नाक़िस ग़िज़ाएं। आप इस वक्त देख लें कि हमारा खाने पीने का अंदाज वो सारे का सारा जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है। जो चीज़ें हमें खानी चाहिए वो बहुत कम लोग खा रहे हैं, और जो नहीं खानी चाहिए वो 90% से ज्यादा लोग वही चीजें खा रहे हैं, जिसकी वजह से मैदे के मसाइल भी बहुत बढ़ चुके हैं। और ख़ास तौर पे आप ये देख लेना कि अब पानी हर जगह का वो भी उसमें भी बड़े मसाइल हैं। तो साफ पानी और सादा और मतवाजन और वो ग़िज़ा जो आपके लिए सेहत और तंदुरुस्ती का बायस बने, ना कि बीमारियों का बायस। अच्छा, जब नाक़िस ग़िज़ा हम कहते हैं तो व्हाट डज़ यू मीन कि उसका क्या मतलब क्या होता है कि कौन सी ग़िज़ा नाक़िस है और कौन सी ग़िज़ा ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि आपने देखा होगा किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं या किसी जगह पे, तो अगर 4 दोस्त हैं तो वो अगर 2 किलो कढ़ाई मंगवाएंगे, साथ कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएंगी। तिब्बी हवाले से, मेडिकल के एतबार से एक बंदे के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना उसको वो प्रोटीन उसको चाहिए, कितने ज्यादा से ज्यादा 3-4 बोटियां, इससे ज्यादा नहीं। और जब आप इतनी कढ़ाइयाँ खाएंगे, साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो फिर उसके साथ सेहत यकीनन खराब होगी। ये शवारमे, ये पिज़्ज़े, ये आपके लिए कोई इतने ज्यादा, कभी महीने में थोड़ा सा एक आध मर्तबा तो चलो
चल जाता है, लेकिन इसको अगर मामूल बनाया जाए तो मैं नहीं समझता कि सेहत ये नाक़िस ग़िज़ा है और ये मसले बन सकती हैं। अच्छा हकीम साहब, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हेल्थ के हवाले से हम बात करते हैं, सेहत की पॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि सेहतमंद इंसान। तो आपके नज़दीक आपकी जो एक लेंस है हिकमत का, उसमें या हम डेफिनेशन कह लें कि सेहतमंद इंसान की या सेहत की क्या निशानी होती है? मसूद साहब, इस तरह है कि तिबी नुक्ता नज़र से तो सेहतमंद बंदे की तारीफ ये हो सकती है कि जब इंसान के तमाम आर्गन, तमाम इज़ा तभी तौर पर अपने तमाम इफ़ाल सही तरीके से सर अंजाम दें तो वो बंदा सेहतमंद है। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेहतमंद बंदे की तारीफ ज्यादा जामे अल्फाज में की है। वो कहते हैं कि वो बंदा जो ज़हनी, जिस्मानी और मुआशरती तौर पर अपने तमाम इफ़ाल सही तरीके से सर अंजाम दे तो वो बंदा सेहतमंद है। यानी बंदा ज़हनी तौर पर भी ठीक हो, जिस्मानी तौर पर भी ठीक हो। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा बड़ा कद काठ रखता है, बज़ाहिर ताकत का पहाड़ लगता है, लेकिन अगर उसे दिल का अर्जा है तो सेहतमंद तो ना हुआ, या मैदे का मसला है तो सेहतमंद तो ना हुआ, जिगर का कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी सेहतमंद नहीं कहेंगे। इसी तरह एक बंदा तबीयत में इतना चिड़चिड़ापन है कि कार हो तो कार वालों से लड़ाई झगड़ा, जहाँ पे कारोबार कर रहा है या मुलाजमत कर रहा है तो वहां उसके लड़ाई झगड़े जारी रहते हैं। सफर कर रहा है तो वहां अपने के लोगों को झगड़ते देखा होगा। तो उनका मुआशरे के दीगर अफराद से रवैया सेहतमंदाना नहीं है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसे भी सेहतमंद नहीं कहती। यानी कि जब आप फिज़िकली फिट हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपका बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, आप लोगों के साथ रवैया आपका ठीक है, तो फिर भी आप सेहतमंद नहीं हैं। तो सेहतमंद इंसान के मुताबिक आपके अज़ा भी ठीक काम करें, आप जिस्मानी तौर पर भी फिट हों और आपका मुआशरती रवैया भी ठीक हो, तो वो आपके मुताबिक ज़हनी तौर पर भी ठीक हो, तो फिर आप सेहतमंद हैं। तो हकीम साहब, फिर इस क्राइटेरिया के मुताबिक देखा जाए तो फिर बीमारी क्या है? बीमारी तो सर यही है ना कि जब आपके जो आर्गन है पूरे जिस्म की बॉडी, आपके अज़ा है, जब वो जो उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। जैसे मैदे का काम जो है, अगर वो अपना काम नहीं कर पाएगा, निज़ामे नज़ाम के मसाइल होंगे, अल्सर के मसाइल होंगे, अंतड़ियों के अंदर मसाइल होंगे, इसी तरह जिगर के मसाइल होंगे, दिल के मसाइल होंगे, दिमाग के मसाइल होंगे, तो यही बीमारी जो चीज खराब होगी उसी हवाले से वो मसला खराब होगा। ठीक है हकीम साहब, आपने कहा कि पहले आपको, जब आप खुद इस पेशा में से वाबस्ता नहीं हुए थे, तो आपको ये लगता था कि एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो ठीक ऑप्शन है और हिकमत पे यकीन नहीं था। तो अब हम क्या समझें कि जो आपका 40 साल का एक सफ़र है, उसके मुताबिक अगर मैं आज आपसे पूछूं कि कौन सा तरीका इलाज बेहतर है बीमारियों का, एलोपैथिक या तिब्बे यूनानी, तो कौन सा आपकी राय में कौन सा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, या दोनों में क्या फ़र्क है? आप क्या समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेहतर है? मसूद साहब, इस तरह है कि इस वक्त तकरीबन दुनिया में 4 बड़े तरीका इलाज राइज हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन वो इन्हीं का हिस्सा है। नंबर 1, द नेचुरल हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी रवायती कुदरती अद्वियात के साथ इलाज। दूसरे नंबर पे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तिब्बे यूरोप जदीद मेडिकल तरीका इलाज। तीसरे नंबर पे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये बड़े सगीर पाको हिंद का सदियों पुराना तरीका इलाज है, जिसमें मुख्तलिफ हर्ब्स
اور مختلف کشتہ جات کے ساتھ علاج ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن. لیکن دی نیچرل ہربل سسٹم آف میڈیسن از دی مدر آف آل سسٹم آف میڈیسن. یعنی جتنے طریقہ علاج ہے سبھی کی اپنی اپنی جگہ پر بڑی افادیت ہے. کچھ حوالے سے ہم مثال کے طور پہ جتنے ایمرجنسی مسائل ہیں، ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہاسپٹل لے جانا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی حکیم کے پاس وہ ضروری چیزیں نہیں ہوتی جو اس کی ابتدائی طبی امداد کے لیے ضروری ہوتی. تو میں تو سبھی طریقہ علاج کو درست سمجھتا ہوں اور سبھی کی اپنی اپنی افادیت ہے. لیکن طب جو ہے نیچرل ہربل سسٹم آف میڈیسن، اس کی ہمیشہ سے افادیت رہی ہے اور جب تک دنیا موجود ہے رہے گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ موجودہ جدید جو دنیا ہے، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ نیچرل ادویات ان کو لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں. چائنا جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہربل ادویات پوری دنیا میں سپلائی کر رہا ہے. ہمارا جتنا ملک کا ایکسپورٹ ہے شاید اس سے زیادہ انڈیا ہربل ادویات ہی دنیا کو بھیج رہا ہے. تو ہمارے ملک میں بھی نیچرل ہربل سسٹم کو اگر گورنمنٹ کی زیادہ پذیرائی ہو تو اس میں بڑا کام ہو سکتا. نیچرل ہربل سسٹم آف میڈیسن یعنی روایتی قدرتی ادویات کے ساتھ علاج کی افادیت یقیناً بڑی مسلمہ ہے اپنی جگہ پر. پہلا تو یہ ہے کہ ایک قدرتی ہے چیز، اس میں کسی قسم کی کیمیکل آمیزش نہیں ہوتی. جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ویسی وہ ادویات میں آپ شامل کر رہے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں مصنوعی چیز شامل نہیں. آپ کا جو کچن ہے نا، آدھا دوا خانہ تو آپ کے کچن میں موجود ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کچن میں اویلیبل ہیں. مثال کے طور پہ سونف آپ کے کچن میں موجود ہے، دار چینی آپ کے کچن میں موجود ہے، دھنیا آپ کے کچن میں، خشک دھنیا بھی آپ کے کچن میں موجود ہے، زیرہ سفید آپ کے کچن میں موجود ہے، کالی مرچ فلفل سیاہ آپ کے کچن میں موجود ہے، اور جتنے مصالحہ جات ہیں وہ ساری عربی تو ہے. تو کیا یہ کس طرح سے ہیلپ فل ہوتے ہیں بیماریوں کے علاج میں؟ دیکھیں اس میں مختلف جو نسخہ جات ہے نا جی، عمومی طور پہ ہم کافی ساری چیزوں کی ایک خاص ریشو سے آگے پھر نسخہ بنتا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ کس بیماری کے لیے نسخہ ترتیب دینا ہے، اور عموماً 8 10 12 چیزیں 15 چیزیں بعض اوقات کم زیادہ وہ مختلف چیزیں لے کے مختلف چیزیں مختلف امراض کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، معدے کے مسائل ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں بچوں کو بھی درپیش ہوتے ہیں، بڑوں کو بھی ہوتے ہیں، بوڑھوں کو بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہمارے کچن میں کوئی ایسی چیز بھی موجود ہے کہ اگر ہم اس کو عام روٹین میں اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں استعمال کرنا تو اس سے معدے کے مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک آپ کو عرض کروں کہ بیماری جو ہے وہ اگر اس کا بیماری کو پیدا ہونے سے پہلے روکیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو معدے کے مسائل، یعنی کہ معدے کے مسائل کی بڑی وجہ قبض سمجھا جاتا ہے کہ قبض جو ہے وہ الامراض ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایسے ہمارے کچن میں کوئی ایسی چیز موجود ہو جو قبض کو ہونے سے بچایا جا سکے؟ دیکھیں قبض جو ہے وہ معدے میں اور انتڑیوں میں خشکی کی وجہ سے قبض ہوتی ہے،
اب جیسے نان کو زیادہ استعمال کیا جائے, ثقیل چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جائے, بڑے گوشت کا استعمال کیا جائے تو قبض رہنے لگے گی. اس کے لیے آپ کو نرم غذا استعمال کرنی چاہیے, شوربے والا سالن استعمال کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے والا سالن بڑا پسند کرتے تھے. اب ہم زیادہ تر یہ کڑھائیاں چڑھائیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مسئلے ہوتے ہیں. کھانے کو چبا کر استعمال کریں. اس کے علاوہ یہ سونف, زیرہ, سفید, فلفل سیاہ, اگر اسی کا تھوڑا سا صفوف برابر وزن میں آپ اس کو پیس کر رکھ لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد استعمال کریں تو نظام ہضم میں بہت بہتری آ جائے گی. آپ نے 3 چیزیں بتائیں, اگر آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں. سونف, زیرہ سفید اور فلفل سیاہ, کالی مرچ. یہ تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کے اس کو پیس کے صفوف بنا لیں اور کھانے کے بعد اس کو آدھی چمچ استعمال کریں تو ہم معدے کے امراض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. جی کافی حد تک معدے کا نظام بہتر رہے گا. بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا. یہ سیریز ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جو حکمت اور دانش سے بھرپور آپ کی رہنمائی میں ہم لے کر چلیں گے, تو اپنے ناظرین کو مختلف بیماریوں کے حوالے سے رہنمائی ملتی رہے گی. آج ہماری اس سیریز کی پہلی ویڈیو تھی جس میں ہم نے کوشش کی کہ حکیم صاحب کا تعارف آپ کے ساتھ کروایا جا سکے. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور حکیم سیف اللہ کھوکھر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.